बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस यूनिट का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज जो है हाफ लाइफ। और आपको पता है ऑलमोस्ट जितने भी आप पास पेपर देखोगे उसमें से जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में से जो है वो हाफ लाइफ से रिलेटेड मस्ट क्वेश्चन आता है। सो ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट मस्ट है, इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि इसको इन डिटेल डिस्कस करें। हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है जी, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। कहते हैं सिंस रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिविटी is a spontaneous and random process over time, and it is not affected by any physical or chemical change. So that is the reason. So it implies that we take half life जो है, ठीक है जी। हम जो है वो हाफ लाइफ को इसलिए कंसीडर करते हैं बिकॉज ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है। पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, रेडियो एक्टिविटी चौंके कहते हैं जी इट्स अ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस ओवर टाइम। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद खुद होने वाला अमल, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और रैंडम है जो, और इसमें देखिए याद रखना है, कहता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसके रिलेटेड जो है पास पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या जो रेडियो एक्टिविटी है ये किसी फिजिकल फिनोमेना सच एज टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या जो है वो रेडियो एक्टिविटी को फर्क पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या रेडियो एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, क्या कोई केमिकल कंपाउंड डालने से, कोई एंजाइम रेडियो आइसोटोप के ऊपर डालने से कोई फर्क पड़ना चाहिए? आंसर होगा नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है वो इट्स अ प्योरली अ नेचुरल फिनोमेना, ये किसी भी तरह के फिजिकल और केमिकल चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर इस तरह का कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाए कि इफ जो है वो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वो केमिकल प्रोसेस उसके ऊपर कर रहे हैं, तो क्या रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट होगी? आपका आंसर होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट जो है जी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं जी इट्स अ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मैंने कहा खुद होने वाला अमल जो है, यानी इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो है, और इसमें जो है वो रैंडम का मतलब है कि वी कैन नॉट से श्योरली कि कौन सा एटम कब और कौन सी रेडिएशन डिके करेगा, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमें एक कॉलोनी की, एक इलाके की ना डेथ रेट जो है उसको अगर हमें मेजर करना हो, सो हम जो है वो उसको इंटरवल वाइज मेजर करते हैं, मतलब 6 माह बाद मेजर कर लेंगे, 1 साल बाद मेजर कर लेंगे। और उसकी रीजन क्या है, हम ऑन एन एवरेज बेस इसलिए जो है वो इंटरवल के बाद मेजर करते हैं, जो कि वी कैन नॉट से कि उस कॉलोनी के किस घर में कौन सा शख्स कब जो है वो उसकी डेथ होगी। तो डेथ रेट अगर आप कैलकुलेट करना है तो जाहिर है फिर वो ऑन एन एवरेज पूरे इलाके का जो है वो 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जो है वो उसको किया जाता है। इसी तरह से जो है बर्थ रेट जो है वो भी हम, मर्दमशुमारी जो है वो भी इसी तरह से बाय इंटरवल जो है वो करते हैं। तो यही वजह है, चूंकि जो जितने भी रैंडम और स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो टाइम लिमिट कंफर्म नहीं होती, वो रैंडम भी होते हैं, इस वजह से जो है हमने अगर उनका एवरेज लेना है तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद दिया जाता है। सो इट इज द रीजन कि हम हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो उसको काउंट करते हैं। सो व्हाट इज हाफ लाइफ? बेसिकली हम कहते हैं जी हाफ लाइफ जो है इट इज द टाइम, हाफ लाइफ जो है इसको
हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द टाइम फॉर विच half of the atoms of a radioisotopes। और यहां पर ना मैं एटम्स की जगह जो है वो बार बार वर्ड यूज करूंगा न्यूक्लियर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इट्स प्योरली अ न्यूक्लियर फिनोमेना, रेडियो एक्टिविटी इज प्योरली अ न्यूक्लियर फिनोमेना। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने अल्फा बीटा और गैमा की मिशन देखी, तो वो सारी की सारी न्यूक्लियस से ही एमिट होती हैं। तो सिंस इट्स अ प्योरली अ न्यूक्लियर फिनोमेना, दैट इज द रीजन जो है वो इसमें बार बार न्यूक्लियस का जिक्र करेंगे, न्यूक्लियर का जिक्र करेंगे। तो एटम से ज्यादा जो है वो स्पेसिफिक ज्यादा वर्ड जो है, प्रॉपर वर्ड जो है वो क्या है? न्यूक्लियर। सो हाफ ऑफ द एटम्स या हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियो आइसोटोप जो है, आइसोटोप्स हैव बीन डिकेड। ठीक है जी, इसको हम बोल देते हैं हाफ लाइफ। ठीक है जी, अब हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली जो है हमने अगर इसको ना इस टॉपिक को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो हमें वी शुड नो व्हाट डज इट मीन बाय एक्टिविटी। क्या होती है एक्टिविटी? जो है इसको हमें डिफाइन करना है। एक्टिविटी जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एवरेज जो है वो नंबर ऑफ जो है, इसमें एक्टिविटी को कहते हैं जी द एवरेज number of disintegrations per second of a radioactive sample जो है, एक्टिव सैंपल, इसको हम कह देते हैं इज कॉल्ड एक्टिविटी। इसको हम एक्टिविटी कह देते हैं। एंड दैट इज, हम इसको कहते हैं जी कि डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसको डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई जो है पर सेकंड जो है, इसको हम कह देते हैं कि ये एक्टिविटी है। ठीक है, अब पर सेकंड ऑन एन एवरेज जो है वो जितने एटम जो है वो डिके कर जाते हैं पर सेकंड ऑन एन एवरेज, जितने किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के एटम्स के न्यूक्लियस जो हैं वो एक्चुअली जो न्यूक्लियस डिके कर रहा होता है ना, तो न्यूक्लियस डिके कर जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो जो है वो डिसइंटीग्रेशन है। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो है वो 1 बिक्रोल के इक्वल होता है। इट्स एसआई यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल में, एसआई यूनिट जो है वो होता है जी इज बिक्रोल। और 1 बिक्रोल जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था क्या होता है, ये 1 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है जी, अच्छा इसमें जो है वो इसका बिगर यूनिट जो है वो लास्ट टाइम जैसे डिस्कस हुआ वो क्यूरी होता है 3.710, उस पर 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड जो है। सो ऑन एन एवरेज कहता है जी जितने, अब देखें जितना नंबर ऑफ जो है वो सैंपल जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा होंगे, उतनी एक्टिविटी जो है उसकी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसमें जो है वो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी को जो हम यहाँ क्या बोल रहे होते हैं, जो है वो एक्टिविटी। और इसका ऐसे यूनिट जो है वो हम बिक्रोल, और या इसमें जो है वो पर सेकंड भी होता है। क्योंकि ये पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसका जो यूनिट है वो हम पर सेकंड भी कह सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो डिके कांस्टेंट की तरह जो है वो पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो कि इसी को जो है वो आगे रेडियो एक्टिव डिके लॉ में हम आगे डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो है वो क्या होता है? अच्छा जी, रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, इसके अकॉर्डिंग कहता है जी कि डेल्टा एन जो है वो नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n0 होता है। ठीक है जी,
ये जो डेल्टा एन है, नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब देखो ओरिजिनल नंबर के साथ नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि जो जो डिके होता जाएगा, एवरेज डिके बढ़ता जाएगा, जो 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 डेल्टा का मतलब चेंज, एन मीन डेल्टा एन मीन नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई जो है, जो जो वो बढ़ते जाएंगे, जो हर ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एटम जो है वो डिके, जो उनमें से एटम जो डिके कर चुके होंगे उनकी वजह से वो कम होती जाएगी। ज़ाहिर ओरिजिनल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई है वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास ये जो है वो डेल्टा एन जो है वो यहाँ देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस एन नॉट इंटू डेल्टा टी है, माइनस एन नॉट इंटू डेल्टा टी है। यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसको कहते हैं डिके कांस्टेंट। तो यहाँ जो है अगर मैं इक्वल लगा देता हूँ, इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये जो है वो यहाँ पर आएगा माइनस लैम्डा और एन नॉट इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ जो लैम्डा आया है इसको हम कहते हैं जी, ये बेसिकली क्या कहलाता है, डिके कांस्टेंट। इसको कहते हैं डिके कांस्टेंट। और इसको अगर हमें प्रॉपर डिफाइन करना हो डिके कांस्टेंट को, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे जी, इसी वाले जो रिलेशन है इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं और उसकी जो है वो हमारे पास प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन आ गई। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं दोबारा लिखूं तो इस तरह लिखा जा सकता है, डेल्टा एन, ठीक है जी, ओवर जो है, बल्कि इसको मैं डायरेक्टली इसको रीअरेंज करके ना लैम्डा के लिए लिख देता हूँ। यहाँ लैम्डा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन ओवर एन नॉट ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो डेल्टा एन ओवर एन नॉट है, यानी नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई ओवर एन नॉट मीन ओरिजिनल अमाउंट जो है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई। ठीक है जी। सो डेल्टा एन ओवर एन नॉट को फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिके कांस्टेंट जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर सेकंड जो है उसको क्या बोलेंगे, डिके कांस्टेंट। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर सेकंड जो है इज कॉल्ड, इसको कहते हैं जी डिके कांस्टेंट। ठीक है जी। और डिके कांस्टेंट जो है इसका भी एसआई यूनिट जो है, इट्स एसआई यूनिट वो जो है इज बनेगा, कौन सा आता है जी, पर सेकंड। इसका एसआई यूनिट जो है पर सेकंड। जैसे एक्टिविटी में जो है वो हम कहते हैं जी इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, बिक्रोल, और 1 बिक्रोल हम कहते हैं 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ऑन एन एवरेज। तो चूंकि ये 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है तो पर इसको जो है वो यूनिट जो है वो सिंपल में लिखें तो पर सेकंड लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है जो डिके कांस्टेंट है ये फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर सेकंड होता है और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इस रेडियोएक्टिव डिके लॉ के अकॉर्डिंग। इस वजह से यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो जब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि डेल्टा एन ओवर एन नॉट ओवर डेल्टा टी, इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म है। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर सेकंड जो है उसको हम क्या कहेंगे, डिके कांस्टेंट कहेंगे। इसी तरह से ये जो इक्वेशन हमने अभी लिखी है, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस एन नॉट इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट हमने लिखा जी लैम्डा। ठीक है, इसको माइनस लैम्डा कह लें। इस इक्वेशन को जो है हम दोबारा से रीराइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी को जो है वो हम लिख सकते हैं, जो डेल्टा एन होगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस, बल्कि एन नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका मतलब डिके जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो कोई भी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसमें जो है वो रेट ऑफ डिके होता है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है इसमें जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, या वैसे सिंपल इसको इसका कर्व अब जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो है लेट्स से कि ये इसको हम एन नॉट कह लेते हैं, ओरिजिनल अमाउंट जो है वो एन नॉट कह लेते हैं।
ठीक है। अब फर्स्ट हाफ लाइफ बाद जो है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जो है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे, तो यहां पर आपके पास n नॉट ओवर क्या हो जाएगा 2। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ जो है ये उसका भी हाफ हो जाएगा, तो n नॉट ओवर जो है वो क्या हो जाएगा 4। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ जो है वो n नॉट ओवर जो है ये क्या हो जाएगा 8 एंड अप टू सो ऑन। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ जो है ये जो है वो यहाँ पर क्या आ जाना है n नॉट ओवर 16 एंड अप टू सो ऑन। सो जब और करेंगे, ये जो हमारे पास रेट ऑफ डिके है ये एक्सपोनेंशियली जो है एक्सपोनेंशियल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्सपोनेंशियल कर्व की खास बात ये होती है कि ये नीचे आते आते एक्स एक्सिस के तकरीबन पैरेलल हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। सो इसका मतलब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आपने सीखना है रेडियोएक्टिव डिके लॉ में, वो क्या है कि नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेज 100% जो है वो कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो डिके नहीं करता। क्यों नहीं करता? सिंस इनफाइनाइट हाफ लाइव्स आर रिक्वायर्ड। तो इनफाइनाइट हाफ लाइफ है वो रिक्वायर्ड होंगी, तो 100% जो है वो डिके कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं करता। यही वजह है कि जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में या कहीं भी जो है वो कोई भी रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं, तो आफ्टर जो है उसकी क्रिटिकल मास जब उसका कम रह जाता है तो हमारे यूज के काबिल नहीं रहता, तो उसको जो है वो हम डैम्प कर देते हैं, प्रॉपरली उसको डैम्प करना पड़ता है, जो कि 100% जो है उसमें कभी भी डिके नहीं होता। तो जैसे आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, अगर हमें कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल जो है एक्टिव सैंपल है उसको हमें जो है प्रॉपरली जो है वो डैम्प करना है, तो उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, ओल्ड सॉल्ट माइंस जो होती हैं वहां पर जो है वो रेजिड्यू जो होता है यानी कि जो बाकियात होती है उसकी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल जो है उसको प्रॉपर डैम्प करने की जो जगह है वो क्या है, वो ओल्ड सॉल्ट माइन है। क्योंकि वो 100% उसको डिके करना नहीं है, तो इसलिए उसको किसी महफूज जगह पर जो है वो डैम्प करना पड़ेगा। तो जो रेजिड्यू बचता है जैसे पावर प्लांट वगैरह में, तो उसको फिर जब प्रॉपर डैम्प करने के लिए ओल्ड सॉल्ट माइन जो है वहां पर डैम्प कर दिया जाता है। तो पहला ये पॉइंट आ गया। दूसरा देखें, हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ की। सो हाफ लाइफ जो है वो फर्स्ट हाफ लाइफ पर हाफ नंबर जो है वो डिके कर जाता है, उसके बाद जो है वो सेकंड बार एन नॉट ओवर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से जो है वो सेकंड बार जो है वो हो जाएगा जी आपके n नॉट ओवर 4। इसी तरह से थर्ड बार जो है वो आपके पास n नॉट ओवर 8 एंड इसी तरह से। तो ये देखें कि ये जो है वो बेसिकली जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनडिकेड जो न्यूक्लियाई हैं जो बाकी बच गए हैं उसका जो एक जनरल फॉर्मूला है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अनडिकेड न्यूक्लियाई जो बाकी बच गए, देखो ये हमारे पास ना ओरिजिनल अमाउंट थी n नॉट। फर्स्ट हाफ लाइफ बाद जो है फर्स्ट हाफ लाइफ बाद n नॉट ओवर 2 रह गए। सेकंड हाफ लाइफ बाद जो है वो n नॉट ओवर जो है वो कितने रह गए 4। थर्ड हाफ लाइफ बाद जो है वो n नॉट ओवर जो है वो कितने 8। फोर्थ हाफ लाइफ बाद जो है वो n नॉट ओवर 16 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला बन रहा है। अब यहां से ना हम एक इन जनरल फॉर्मूला यहां से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है। सीक्वेंस क्या बन रही है, पहला जो है यहाँ पर n नॉट ओवर 2 आ रहा है into 1 कर लें। यहां जो है वो आ रहा है जो है वो n नॉट ओवर 2 ऐसे ही जी, और इसकी पावर जो है वो लेट से हम इसकी ना वो कह रहे थे उसको ले लें 1 जो है वो, या इसको जो है वो यूं कर लें डायरेक्ट लिखने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय n नॉट। ठीक है, डायरेक्ट लिखने के लिए इसको मैं कह देता हूँ 1/2 की पावर 2 into n नॉट। अब ये 1/8 है तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 into n नॉट।
ये 1/16 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 इंटू एन नॉट एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास nth फॉर्मूला बन गया। क्या nth फॉर्मूला बना कि जो हमारे पास जो है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जब भी हमें फाइंड करने होंगे, अनडिकेड न्यूक्लियाई अगर हमें फाइंड करने होंगे तो फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या होगा 1/2 की पावर n इंटू एन नॉट, और यहां पर जो है वो वेयर n स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। तो अगर जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको जो है वो 2 गिवन है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 की पावर 4 जो है वो 2 क्या हो जाएगा 1/4 आपको हो गया। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ जो है वो ओरिजिनल अमाउंट का अनडिकेड जो न्यूक्लियर रह गए हैं वो 1/4 रह गए हैं। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट जो है वो थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ, तो कोई भी हाफ लाइफ के लिए जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर आपको गिवन हो तो आप नंबर ऑफ अनडिकेड जो है या फ्रैक्शन, बल्कि इसको नंबर के बजाय जो है मुझे लिखना चाहिए फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। ठीक है जी। तो फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई निकालने हो या नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई निकालने हो तो हम जो है वो फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं 1/2 की पावर n इंटू एन नॉट। अच्छा, अब ये देखो कि यहाँ पर चूंकि हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बिहेव कर रहा है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म इसलिए लिखी है ताकि जो है वो आपको ये कर्व भी समझ आ जाए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात ही होती है कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, जिससे हमने ये वाला रिजल्ट कंक्लूड किया है। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक और मल्टीपल चॉइस है यहाँ पर, कहते हैं कि जो हाफ लाइफ होती है किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई बाय जो डिके कांस्टेंट है उस एलिमेंट का, वो जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट के लिए जो है हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय डिके कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल होता है जी, हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय डिके कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0.693। तो किसी भी एलिमेंट जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है वो न्यूक्लियस टू डिके है पर यूनिट टाइम जो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसी को हम डिके कांस्टेंट बोल रहे हैं ना। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ ए न्यूक्लियस जो है ऑफ एन एटम ऑफ रेडियोआइसोटोप जो है दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट जो है। सो अगर हम टोटल ओवरऑल सैंपल ऑफ एटम्स ले रहे हैं तो उसमें जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो तकरीबन सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको ना समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। अगर हमारे पास एक एटम है, एक सिंगल एटम है, तो अब उसका न्यूक्लियस जो है वो कब और कौन सी रेडिएशन जो है वो डिके करेगा वो हम श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस। ठीक है जी। अब अगर जो है वो आप नंबर ऑफ एटम्स 1 से 10 कर देते हैं, 10 से 20 कर देते हैं, 20 से 30 एंड अप टू सो ऑन, अब आप जो है वो उसमें नंबर जो है वो बढ़ा देते हो, तकरीबन जो है वो आप उसको जो है वो कर देते हैं 10,000 या 1 लाख तक ले जाते हैं। तो अब पर सेकंड जो ऑन एन एवरेज रेडिएशन एमिट हो रही होंगी वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमें पता चलेगा कि पर सेकंड कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी नेचर के मुताबिक जो है इतनी अल्फा रेज दे सकता है, इतनी बीटा रेज दे सकता है, इतनी गैमा रेज दे सकता है। ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट होती है, नंबर ऑफ एटम्स स्मॉल अमाउंट में हो, तो फिर जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है उनकी कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल होती जाती है। लेकिन अगर अमाउंट नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा हो सैंपल में, फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। फिर हम ऑन एन एवरेज जो है वो नेचर ऑफ एलिमेंट के मुताबिक बता सकते हैं, नेचर ऑफ रेडियो आइसोटोप के मुताबिक बता सकते हैं ये पर सेकंड जो है वो कितना डिके करेगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉइन जो है उसको टॉस करते हो, आप 1 टाइम टॉस करें आपके पास हेड और टेल आ जाएगा, आप 2 टाइम जो है वो टॉस करें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 3rd टाइम टॉस करें, इसी तरह से आप उसको टॉस करें। तो अगर आप जो है वो लेट्स से कि आप जो है उसको जो है वो टॉस करते हो 10 टाइम, अब जब 10 टाइम टॉस करेंगे हो सकता है 4 टाइम्स टेल आ जाए, 6 टाइम हेड आ जाए। आप उसको 20 टाइम्स टॉस करते हो सकता है जो है 15 टाइम्स टेल आए, सिर्फ 5 दफा जो है वो हेड आए। ऐसे जो है वो
तो आप जो है वो जब स्मॉल अमाउंट होती है तो हेड और टेल जो है वो उसकी जो आपकी प्रोपोर्शन होगा वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप सपोज करें कि वही कॉइन जो है आप 10,000 टाइम जो है वो टॉस करते हो या 1 लाख टाइम टॉस करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 50% हेड आएगा, 50% टेल आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, जो है वो अमाउंट बढ़ती जाती है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन जब लेस अमाउंट हो तो फिर प्रोबेबिलिटी जो है उसको जो है वो अनसर्टेन हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैंने जैसे कॉइन की एग्जांपल दी, अगर मैं 10 टाइम टॉस करता हूं तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आई एम नॉट श्योर कि 5 दफा हेड आएगा, 5 दफा टेल आएगा। लेकिन अगर वही मैं 50,000 टाइम्स टॉस करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 25,000 टाइम जो है वो टेल आएगा, 25,000 टाइम हेड आएगा। ये हम जो है वो श्योरली अप्रोक्सीमेट श्योरली जो है ऑन एन एवरेज कह सकते हैं। सो जो अमाउंट आप देखें, रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो जब बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं तो उसमें फिर जो है वो हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय इट्स डिके कांस्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है और दैट इज इक्वल टू 0.693। और इसको हम जो है वो हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 भी कह सकते हैं, LN2 मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग 2। सो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको जो है वो सॉल्व करें तो आंसर आएगा हाफ लाइफ इनटू डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2। और नेचुरल लॉग कैलकुलेटर से 2 कैलकुलेट करोगे तो आंसर 0.693 ही आएगा। सो ये दोनों करवाने का मकसद है, ये दोनों ही मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू जो है अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव डिके लॉ। तो रेडियोएक्टिव डिके लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ एंड इट्स डिके कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड जो है वो 0.693 ही आएगा। और ये जो डिके कांस्टेंट है इसका मतलब है कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है, ये बेसिकली जो है वो नेचर ऑफ द रेडियो आइसोटोप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी, ओके जी। अब बारी आती है जो रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको कैसे डील करना है। बट बात यह है कि अभी इस लेक्चर के पोर्शन के बाद जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप का जो है आपको हाफ लाइफ से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आएगा आप इजीली उसका आंसर कर सकेंगे, क्योंकि आपको मैं जो है वो इसका एक शॉर्टकट जो है वो सिखाने वाला हूँ। देखिए बात यह है कि आप इसके बगैर जो है इससे हम एक टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे, उस टेबल को एनालाइज किए बगैर जो है अगर आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो हो सकता है वो आपको समझ ही ना आए। यानी कि आप हाफ लाइफ से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन है तो आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ ही नहीं आनी। क्यों? क्योंकि आपने अगर अच्छे से उसको एनालाइज नहीं किया हुआ, कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ। तो जरा उसको देख लेते हैं जी। मैं आपको ना एक टेबल बनवाने वाला हूँ, इस टेबल के बाद किसी भी टाइप का हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसकी स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जब स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप आंसर भी इजीली उसका कैलकुलेट कर लोगे। सो एक टेबल जो है मैं 5 हाफ लाइफ तक बनाऊंगा, आप 6 तक, 7 तक, 8 बना सकते हो। आमतौर पर 6 हाफ लाइफ या 5 हाफ लाइफ तक जो है वो क्वेश्चंस एमडी कैट में पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आता। ठीक है जी। सो एमडी कैट के रेफरेंस से जो है हम एक टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेबल को एनालाइज करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रह जाती है इसके न्यूमेरिकल्स में जो कि हाफ लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से इसके 4 कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे और उनमें जो है वो हम 3, 4 एंड 5, मैं 5 तक करवा रहा हूँ, आप इसको 6 तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है जी। आमतौर पर 4, 5 तक जो है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सो मैं यहां पर जो है वो लिखूंगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो यहां मैं लिखूंगा अनडिकेड न्यूक्लियाई। देखिए फॉर्मूला एक ही है लेकिन उसको हमने एक्सपेंड कर लिया यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है वो डिकेड न्यूक्लियाई। ठीक है जी, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई और अनडिकेड न्यूक्लियाई। उसके बाद परसेंटेज अनडिकेड और परसेंटेज डिकेड। ठीक है, ये आपने जो है वो कॉलम एक दफा फिल करने हैं
उसके बाद जो है वो हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे, आप इजीली उसका आंसर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। कभी कभी तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि डायरेक्टली इसी से रिलेटेड, इसी टेबल से ही क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, फर्स्ट हाफ लाइफ जो है, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ एंड फिफ्थ हाफ लाइफ तक जो है, लेट्स से मैंने इसको फिल करना है। फर्स्ट हाफ लाइफ बाद जो है, अभी अभी मैंने अनडिकेड का फॉर्मूला आपको बताया, 1/2 की पावर n इंटू एन नॉट, यही है जी। सो फर्स्ट हाफ लाइफ बाद जो है, जो अनडिकेड न्यूक्लियर रह जाएंगे वो 1/2 की पावर 1 यानी कि हाफ रह जाएंगे, ठीक है जी। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ जो है, ये 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 1/2 की पावर 3 यानी 1 क्या हो जाएगा जी, 8। यहाँ पर फोर्थ हाफ लाइफ बाद 1/2 की पावर 4 यानी कि ये हो जाएगा 1/16। फिफ्थ हाफ लाइफ बाद 1/2 की पावर जो है वो 5 यानी ये हो जाएगा 1/32 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है डिकेड न्यूक्लियर, अगर फर्स्ट हाफ लाइफ बाद जो है हाफ अनडिकेड रह गए हैं, तो बाकी जो है टोटल में से हाफ तो अनडिकेड रह गए, तो बाकी जो डिके हो चुके हैं 1 - 1/2 यानी हाफ डिके हो चुके होंगे, ठीक है। सेकेंड हाफ लाइफ बाद जो है, अगर 1/4 अनडिकेड रह गए हैं, तो इट मींस बाकी जो डिके हो चुके हैं वो 3/4 फ्रैक्शन होगी टोटल का। तो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर जो है ऑफ रेडियो आइसोटोप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो फ्रैक्शंस हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। तो थर्ड हाफ लाइफ बाद 1/8 जो है वो 7/8 रह जाएगा। फोर्थ हाफ लाइफ बाद जो है वो 1 - 1/16 जो है हम कहेंगे 15/16 रह जाएगा, हैव बीन डिकेड, सॉरी। सो 1 - 1/32 जो है वो आपके पास 31/32, ठीक है जी। अच्छा, आप देखो, ये वो फ्रैक्शन है जो डिके, अनडिकेड मीन बाकी रह गई है, और डिकेड मीन विच हैव बीन डिकेड, ठीक है। तो जो डिके हो चुके हैं फर्स्ट हाफ लाइफ बाद हाफ डिके हो चुके होंगे, सेकंड हाफ लाइफ बाद 3/4 डिके हो चुके होंगे, थर्ड हाफ लाइफ बाद 7/8 ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल डिके हो चुके होंगे, और फोर्थ हाफ लाइफ बाद 15/16, फिफ्थ हाफ लाइफ बाद 31/32, ठीक है जी। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज में देखें तो फर्स्ट हाफ लाइफ बाद 50% जो है वो अनडिकेड है, अगर तो 50% डिके हो चुके होंगे। सेकंड हाफ लाइफ बाद इसका भी हाफ 25% जो है वो अनडिकेड रह जाएंगे, 75% हैव बीन डिकेड। थर्ड हाफ लाइफ बाद 12.5% जो है वो अनडिकेड रह जाएंगे, जबकि 87.5% जो है दे हैव बीन डिकेड। फोर्थ हाफ लाइफ बाद जो है वो 6.25% जो है वो अनडिकेड रह जाएंगे, और ये जो है वो 93.75% जो है वो दे हैव बीन डिकेड। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ हाफ लाइफ बाद 3.125% जो है वो आपके जो है वो रह जाएंगे जी अनडिकेड, और इसमें जो है वो हम कहेंगे 90 जो है वो ये तकरीबन हो जाएगा 96 पॉइंट जो है वो 87% जो है वो दे हैव बीन डिकेड, ठीक है। अच्छा, अब ये एक दफा हमने टेबल बनाना है, आपने अपने हाथ से खुद जो है इस टेबल को अच्छे से ड्रॉ करना है, सारे को खुद बना के इसको एनालाइज करना है। सारे को एनालाइज करने का मतलब ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि आपने किस तरह से इसको क्या किया है, फॉर्मूला एक ही यूज किया है, लेकिन उसके बाद हमने इसको एक्सपैंड कर लिया कि इसमें अनडिकेड अगर वो हाफ है तो हमने डिकेड निकाल लिया, वो टोटल माइनस अनडिकेड हो जाएगा, और परसेंटेज निकाल ली। अब किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा हम इजीली जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे, और उसके लिए मैं अनडिकेड वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इस टेबल का रेफरेंस लूंगा और उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि हमने फॉर्मूला सिर्फ एक ही यूज करना है और उसको इन चारों कॉलम के थ्रू जो है वो आंसर दे देना है। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका जो है वो डायरेक्टली टेबल से सॉल्व हो जाएगा। जैसे पास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था, आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइव्स द रेडियो एक्टिव सैंपल 75% ऑफ a radioactive sample have been decayed. After how many half lives 75% of a radioactive sample जो है have been decayed. तो आंसर इसका था 2 हाफ लाइव्स। 75% जो है वो कितनी हाफ लाइफ बाद डिके हो चुका होगा, 2 हाफ लाइफ है, ऐसे ही है ना जी।
और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस टेबल को एनालाइज नहीं किया हुआ था, कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने सोचा 75% इज अ बिगर अमाउंट, तो कोई 8-10 हाफ लाइफ तो होनी चाहिए ना, तो उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया। तो देखें कॉन्सेप्ट्स का होना इतना जरूरी है। अब देखो बात यह है कि अब मैं फॉर्मूला एक ही यूज करूंगा। फॉर्मूला अब जो है मैं ये अनडिकेड न्यूक्लियई वाला जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करने के बजाय अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जो है वो हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, ये अब ज्यादातर जो है वो क्वेश्चंस में फॉर्मूला हमारा यूज होगा। हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम को लेट्स से मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं हर तरह के क्वेश्चन में। अब देखो कि इसमें ना 3 वेरिएबल है, हाफ लाइफ, टोटल टाइम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसका मतलब है ये 3 ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें तीन पूछ सकते हैं। आपसे किसी क्वेश्चन में हाफ लाइफ पूछी होगी, या किसी आपको हाफ लाइफ के क्वेश्चन इस टाइप से टोटल टाइम पूछा होगा, या नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछी होगी। ठीक है, तो मैं हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो आप इस टेबल से डायरेक्ट जो है प्रेडिक्ट कर लेंगे फौरन, और उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। अब उसको वेरी करवा सकता है, वेरिएशन दे सकता है जैसे मर्जी। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल आपसे उसने क्वेश्चन पूछा जी, ये बताएं इफ 7/8 amount of the total amount of a radioisotope ठीक है जी, have been decayed in 60,000 years, then its half life will be, इसकी हाफ लाइफ जो है वो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। अगर सपोज करें कि इस टेबल को फॉर द टाइम बीइंग भूल जाए, अगर आपने टेबल एनालाइज ना किया होता तो आप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां ही फंस जाते हैं कि 7/8 कहां से आ गया। ठीक है, तो जब 7/8 नहीं समझ आएगा, जब स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी, तो क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं होना। लेकिन अगर आप इस टेबल को एनालाइज कर लेते हो तो अब आपको पता है ये 7/8 कहां से आया है। 7/8 जो है ये यहां से आया जी डिकेड डीपली। आपको पता है जब फ्रैक्शन ऑफ 7/8 ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फ्रैक्शन जो है वो डिके हो चुकी हो, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ उस टाइम कितनी गुजर चुकी होती है, 3 गुजर चुकी होती है। तो देखिए अब कितना आसान हो गया। तो ये 7/8 जो है वो हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ डायरेक्ट बता रहा है, और फॉर्मूला मैंने यही यूज करना है। अब उसने यहाँ क्या पूछा, हाफ लाइफ, तो मैं कहूंगा हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। से देखें 2 स्टेप में आंसर भी आ गया। अब देखो उसने हमें टोटल टाइम कितना बताया, 60,000 ईयर्स, तो 60,000 ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ उसने डायरेक्टली नहीं बताई, हमें इनडायरेक्टली बताई। ये नहीं, उसने हमें 7/8 ऑफ द टोटल अमाउंट का है जी हैव बीन डिकेड। तो 7/8 जो है वो कितनी हाफ लाइफ बाद जो है वो हैव बीन डिकेड, 3rd हाफ लाइफ बाद, 3 हाफ लाइफ बाद वो डिके हो चुकी होती है। इसका मतलब है यहां मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास जो है इसकी हाफ लाइफ जो है वो क्या आ जाएगी, वो 20,000 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है आप इजीली जो है उसका आंसर दे सकते हैं। आपने जो है वो हाफ लाइफ पूछी जाए, टोटल टाइम पूछा जाए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछी जाए, अब यहां से इजीली आंसर जो है उसका कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को वेरिएशन देता हूं। सपोज करें कि इस 7/8 की जगह 12.5% लिखा होता। ठीक है जी, या सॉरी 87.5% लिखा होता, 87.5%। यस, तो अब भी देखें स्टेटमेंट जो है वो चेंज तो हुई लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, वो ही रहा है। देखें 87% जो है उसका मतलब है कि हैव बीन डिकेड मीन जब 87.5% डिके हो चुका होगा तो उस टाइम जो है वो हाफ लाइफ जो है वो कितनी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजर चुकी होंगी, 3। अब भी जो है वो क्वेश्चन सेम ही रहा है।
अब भी जो है ये 87.5% हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होंगी 3, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से ये सेकंड वेरिएशन होगी। थर्ड वेरिएशन, अगर जो है वो यहां पर मैं 1/8 लिख दूं, हाफ ए रेडियो आइसोटोप जो है रिमेन्स अनडिकेड इन 60,000 years, देन इट्स हाफ लाइफ। अब देखें क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, मैं डिकेड से उसको अनडिके पे ले आया। अब 1/8 ऑफ टोटल अमाउंट वो अगर कह रहा है अनडिकेड रहेगी 1/8, तो उसका मतलब भी क्या कि बनेगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजर चुकी हैं 3, तो यहाँ जो है वो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर अभी भी सेम रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है 1/8 की बजाय वो परसेंटेज भी लिख सकता है 12.5%। ठीक है, तो 12.5% जो है वो अगर अनडिके रह जाता है उस टाइम तक जो है वो कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजर चुकी होती हैं, 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होती हैं। एंड यहाँ पर आप अगेन जो है वो 3 पुट करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ एंड आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है टोटल आपके पास 12 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ना 4 वेरिएशन है, 4 वेरिएशन हो गई ना। या तो आपको परसेंटेज डिके दे सकता है, परसेंटेज अनडिके दे सकता है, फ्रैक्शन ऑफ जो है वो डिकेड दे सकता है, फ्रैक्शन ऑफ अनडिके दे सकता है। तो 4 तो ऑप्शन हो गई और 3 प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से तीनों में से कोई एक चीज पूछ सकता है। वो हाफ लाइफ पूछेगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछेगा, या टोटल टाइम पूछेगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो मेन फॉर्मूला ये वाला है, इसको याद रखना है। चूंकि बच्चे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो पहले अनडिकेड के चक्रों में पड़े रहते हैं, फिर डिकेड निकालते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं, फिर आंसर आता है। तो आपने जस्ट इस टेबल की प्रैक्टिस करनी है, और जब भी आपको आपकी प्रैक्टिस बुक में हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नजर आए, आपने इस टेबल को सामने रखना है। ठीक है, इसको जो है वो अगर आपने एनालाइज किया हुआ बार बार यूज करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। इसको सामने रख के जो है वो आपने फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह जो है आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहीं पे ना एक और टर्म कभी कभी आती है, एक क्वेश्चन और है जो कि इससे हटके है। जाहिर है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि आपने कहना है जी सर ने कहा था इससे सारे क्वेश्चन जो है कुल्लू सॉल्व हो जाएंगे, तो ये तो नहीं हो रहा ना। तो फिर फौरन आप चाहे इमोशनल हो जाते हैं। आप में से कुछ बच्चे तो बहुत ही इमोशनल है। सो अब कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है जी। क्वेश्चन लेट से आया कि जी आपसे द मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल is 100 seconds, then its half life will be। अब ये जरा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो उसने मीन लाइफ की बात की है। तो ये जो मीन लाइफ है बेसिकली ये क्या होती है? ठीक है, अच्छा, मीन लाइफ जो है वो याद रखना है। मीन लाइफ एक है हाफ लाइफ टर्म, ये मीन लाइफ है। इसको कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट जो है ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है इज कॉल्ड मीन लाइफ। उसको कहते हैं मीन लाइफ। द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट जो है इसको मीन लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो मीन लाइफ जो है वो अगर रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट है, उसका यूनिट जो है इसका यूनिट बनेगा सेकंड। उसका ऐसे इसका पर सेकंड होता है ना, तो उसका सेकंड बनेगा। अब इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करना है, अब फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए कि हमने पढ़ा हुआ है कि सिंस हाफ लाइफ जो है वो किसके जो मल्टीप्लाई बाय डिके कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, 0.693 के इक्वल होता है। ऐसे ना जी। सो इसका मतलब है कि यहां से अगर हमें हाफ लाइफ निकालनी हो तो वो किसके इक्वल होगी, 1/लैम्डा। ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो रहा है इनटू 0.693। इसको बोल रहे हो मीन लाइफ, इसको आप बोल रहे हैं मीन। ठीक है जी, लाइफ या टीएम से आमतौर पर इसको रिप्रेजेंट करो, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 0.693। तो अब मीन लाइफ आपको कितनी बताई हुई है, 100 सेकंड्स। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.693, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 69.3 सेकंड जो है उसकी क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ। सो एक्सेप्शंस में भी देर, ठीक है, तो वहां मीन लाइफ का क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है।
अब आपने कोशिश करनी है कि इसके जो MCQs है खासतौर पर जो हाफ लाइफ है उससे रिलेटेड जो इसको कोरिलेट कर रहे हैं वो लाजमी उनकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करनी है। वजह यह है कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म होता है जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं। जब MD-CAT हो, चाहे नम्स हो, चाहे वो FNBC हो, कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में से जो फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जामिनर की होगी वो इसी टॉपिक से MCQs को पिक करेगा। और लास्ट पॉइंट है, कुछ हाफ लाइफ आपकी बुक में गिवन है, वो आपने जो है वो कुछ गिवन है, कुछ मैंने आपके टेबल से निकाली है। ये लाजमी तौर पर आपने लर्न कर लेनी है क्योंकि इसमें से एक दफा क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो रेडियो आइसोटोप हैव लीस्ट हाफ लाइफ जो है। सो इसमें देखें कि हमारे पास जो लीस्ट है वो यूरानियम 39 है, 239 23.5 मिनट्स बनती है। इस तरह से आपने जो है इसको एक दफा जो है वो गो थ्रू कर लेना है, ठीक है, ताकि लीस्ट और हाफ। जैसे मैक्सिमम यहाँ यूरानियम 238 है, 4.5 9 ईयर्स है, रेडियम जो है वो 1620 ईयर्स है, रेडोन गैस 3.8 डेज है, ठीक है, सोडियम 24 15 आवर्स है। तो देखें मिनिमम से मिनिमम भी हाफ लाइफ है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हाफ लाइफ भी है एलिमेंट्स की। अच्छा, यहाँ एक और चीज नोट करें कि हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय डिके कांस्टेंट क्या है जी, इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हाफ लाइफ ज्यादा होगी तो डिके कांस्टेंट कम होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट 0.693। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है उनका डिके कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, और जिनकी जो है मीडियम होगी वो से जो है ना आएगा। तो जो जो लार्ज होता जाता है लैम्डा और स्टीपर जो है वो कर्व जो है और स्टीपर होता जाता है तो और नीचे की तरफ जाएगा। सो इस ये वाला कर्व भी याद रखना है कि जो हमारे पास जो है वो डिके कांस्टेंट जो है वो किस तरह से जो है वो नीचे जा रहा है। आप देखें ना, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ क्वेश्चन देके कि किसका लैम्डा स्मॉल है, किसका लैम्डा जो है वो लार्ज है। सो ये मिनिमम यानी स्मॉलर को रिप्रेजेंट करेगा, जितना वो स्टीपर नीचे होता जाएगा, स्टीपर होता जाएगा, उतना वो लार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, क्योंकि इसको हाफ लाइफ तक मैंने लिमिट रखा है ताकि आप हाफ लाइफ के चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, सो इसकी आप अच्छे से आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो हम इस यूनिट को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।